हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर जीके ट्रिक बाय नारायण सोलंकी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भूगोल की अगली क्लास लेकर आए हैं और उत्तर पश्चिम रेगिस्तान की ये तीसरी वीडियो है। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ चटपटी बातें। सबसे पहले हम जल संरक्षण के तरीकों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद भौतिक प्रदेश की इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर पश्चिम मरुस्थल की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में मानचित्र बना के बता देता हूँ। ये हमारा राजस्थान है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो ये इधर का भाग था वो उत्तर पश्चिम रेगिस्तान था, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश था। अब सबसे पहले बात करें तो इसका जो सामान्य ढाल है, क्या सामान्य ढाल, सामान्य जो ढाल है इसका, ये देख सकते हैं इधर क्या है उत्तर पूरब और इधर क्या है दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का जो सामान्य ढाल है वो है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका क्या है ढाल। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल है, प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद बात करें जो इसकी चौड़ाई है और लंबाई, इसकी जो लंबाई है ये है 640 किलोमीटर। कितनी लंबाई कितनी है 640 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 300 किलोमीटर। कितनी लंबाई 640 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है इसकी 300 किलोमीटर। लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर है। सामान्य ढाल उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उसके बाद हमने बात की थी कि यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक क्या पाई जाती है जैव विविधता, जैव विविधता पाई जाती है। इस कारण ईश्वर चंद्र प्रकाश ने, किसने ईश्वर चंद्र प्रकाश ने इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहा। क्या कहा इस क्षेत्र को, कौन सा क्षेत्र कहा रुक्ष क्षेत्र। किसने कहा था तो ईश्वर चंद्र प्रकाश ने सर्वाधिक जैव विविधता के कारण इसको किस नाम से पुकारा, रुक्ष क्षेत्र के नाम से पुकारा। उसके बाद चीनी यात्री हेनसोंग आए थे भारत में। चीनी यात्री हेवेनसोंग आए थे। ये हर्षवर्धन के काल में आए थे और इन्होंने इस मरु प्रदेश को जो नाम दिया वो दिया था गुर्जरात्रा। गुर्जरात्रा प्रदेश, क्या नाम दिया था गुर्जरात्रा प्रदेश, क्योंकि पहले इस क्षेत्र में गुर्जरों का शासन था, इसलिए चीनी यात्री हेनसोंग ने क्या नाम दिया था गुर्जरात्रा प्रदेश नाम दिया था। किस क्षेत्र को, इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को ईश्वर चंद्र प्रकाश ने क्या कहा था रुक्ष क्षेत्र कहा था। उसके बाद बात करें तो रेगिस्तानी जो प्रसार है, रेगिस्तान का जो प्रसार है, यानी कि एक शब्द आता है मार्च, और मार्च किसे कहा जाता है, मार्च एक महीना होता है। लेकिन उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की अगर बात करें तो रेगिस्तान का या मरुस्थल का आगे बढ़ना, मरुस्थल का आगे बढ़ना क्या कहलाता है मार्च कहलाता है। मरुस्थल का आगे बढ़ना
या मरुस्थल का प्रसार मार्च कहलाता है। और जो सर्वाधिक जो रेगिस्तान का विस्तार हुआ है वो नाचना गांव में हुआ है। कहां पर? नाचना गांव। यानी क्वेश्चन आता है रेगिस्तानी प्रसार के लिए किसको जाना जाता है, तो नाचना गांव को रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है और यहीं पर नाचना ऊंट पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो इस क्षेत्र में, यानी कि इस क्षेत्र में जो यहाँ सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र है, यानी शेखावाटी क्षेत्र, चूरू सीकर झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है उसे शेखावाटी प्रदेश कहते हैं। और शेखावाटी प्रदेश में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को क्या कहा जाता है, तो बीड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीड़। चारागाह भूमि को शेखावाटी प्रदेश में क्या कहा जाता है? बीड़। और जबकि ढूंढाड़ क्षेत्र यानी जयपुर दौसा के आसपास के क्षेत्र में इस चारागाह भूमि को कहा जाता है बीड़ा। तो ये भी आप याद रखेंगे, शेखावाटी प्रदेश में जो चारागाह भूमि पाई जाती है उसे बीड़ कहते हैं और ढूंढाड़ क्षेत्र में क्या कहा जाता है? बीड़ा कहा जाता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो रेतीली व बलुई मिट्टी पाई जाती है। कैसी? रेतीली व बलुई मिट्टी। रेतीली व बलुई मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि शुष्क प्रदेश में तो पाई जाती है रेतीली और जो अर्धशुष्क प्रदेश था इसमें पाई जाती है बलुई। तो हुआ ना, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली व बलुई। वनस्पति के बारे में बात करें तो कांटेदार वनस्पति या मरुद्भिद या जीरोफाइट भी कहते हैं, मरुद्भिद या कांटेदार वनस्पति पाई जाती है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। उसके बाद वर्षा की बात करें तो यहाँ 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 0 से 50 सेमी वर्षा होती है और यह 61.11% भाग पर है, जिस पर 40% जनसंख्या निवास करती है। तो ये थी इसकी कुछ सामान्य विशेषता। अब आगे हम बात करेंगे जल संरक्षण से संबंधित कि जल संरक्षण उत्तर पश्चिम मरुस्थल में कैसे किया जाता है। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सामान्य ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर, सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश है, इसीलिए ईश्वर चंद्र प्रकाश ने इसे रुच्छ क्षेत्र कहा है। चीनी यात्री हेनसोंग ने गुर्जर प्रदेश कहा है। मार्च मरुस्थल का आगे बढ़ना या रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है मार्च। और रेगिस्तानी प्रसार के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? नाचना गांव, जहां पर नाचना ऊंट पाया जाता है और नाचना ऊंट बीएसएफ के जवानों की सवारी है। शेखावाटी प्रदेश में पाई जाने वाली चारागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है और ढूंढाड़ में क्या कहा जाता है? बीड़ा कहा जाता है। मिट्टी रेतीली बलुई, वनस्पति कांटेदार मरुद्भिद या उसे जीरोफाइट कहते हैं और वर्षा होती है यहाँ पर 0 से 50 सेंटीमीटर। उसके बाद मरुस्थल का सर्वाधिक जो आर्द्र स्थान हमने पढ़ा था वो पढ़ा था रानीवाड़ा जालौर में। तो अब आगे बात करेंगे हम जल संरक्षण की। हाँ, उसके बाद एक बात और बता दूं, जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का जो गर्मियों में सर्वाधिक तापमान रहता है वो रहता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। सर्वाधिक तापमान गर्मियों में कब रहता है? तो गर्मियों में कितना तापमान रहता है इस क्षेत्र में? 39 डिग्री सेंटीग्रेड। और सर्दियों में इसका तापमान हो जाता है -3 डिग्री सेंटीग्रेड। -3 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मियों में तापमान हो जाता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान उतरता है। किसका? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का। उसके बाद हमने बात की सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला चूरू, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू, जबकि दैनिक तापांतर वाला जिला है जैसलमेर। तो ये बात होती है। अगर उसके बाद औसत तापमान की बात करें, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के औसत तापमान की बात करें तो यह औसत तापमान है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? औसत तापमान तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड।
गर्मियों में सर्वाधिक तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों में यह कितना हो जाता है -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बात करें उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जल संरक्षण की जो पद्धति थी, जल संरक्षण की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में टांके बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? टांके बनाए जाते हैं। इनको ऊपर से ढक दिया जाता है और इसकी जो यहां से पानी जो जाता है इसमें, इसे कहते हैं आगोर। यानी टांके के आंगन को क्या कहा जाता है? आगोर कहा जाता है। टांका एक छोटा कुआं होता है जो ढका हुआ होता है, उसे कहते हैं टांका। टांका सर्वाधिक जैसलमेर में बनाए जाते हैं। उसके बाद बात करें, ये रेत के टीले हैं, बालू का स्तूप। और जब बरसात होती है तो जब इनके मध्य जो बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसे कहते हैं पलाया। क्या कहते हैं? पलाया। यानी कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, दो बालू का स्तूपों के मध्य में वर्षा का जो वर्षा के पानी से जो अस्थायी खारे पानी की झीलें बनती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है पलाया। और ये भी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। दो बालू का स्तूपों के बीच में खारे पानी के अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। उसके बाद ये है चट्टान। दो चट्टानों के बीच में जो वर्षा का पानी एकत्रित होता है उसे कहते हैं बालसन झील। कैसी झील? बालसन झील। यानी कि रेगिस्तान में वह मरुस्थल जहां चारों ओर पहाड़ियां हो और उन पहाड़ियों के मध्य में जो जल इकट्ठा होता है और उससे जो झील का निर्माण होता है उसे कहते हैं बालसन झील। ये चट्टानें हैं। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी चट्टानी क्षेत्रों में जो दो चट्टानों के बीच जो जल इकट्ठा होता है उसे कहते हैं बालसन झील। जबकि रेत के टीलों के बीच, ये रेत के टीले हैं यानी कि बालू का स्तूप। तो ये बात आप याद रखना, रेत के टीलों के बीच जो अस्थायी खारे पानी की झीलें बनती हैं उन्हें कहते हैं पलाया। और जो चट्टानी प्रदेशों में यानी कि पहाड़ियों के मध्य में जो जल इकट्ठा होता है उसे कहते हैं बालसन झील। उसके बाद बात करें तो चट्टानी क्षेत्रों में एक शब्द आता है गिरिपथ। गिरिपथ या पेडिमेंट। गिरिपथ या पेडिमेंट। एक आता है इंसेलबर्ग और एक आता है बजादा। क्या आता है? बजादा। तो आप देख सकते हैं ये चट्टानी प्रदेश है, यानी कि ये दो चट्टानें हैं। चट्टानों के बीच में ये पानी भरा हुआ है यानी कि बालसन झील कह सकते हैं हम, बालसन झील। अब जो बात करते हैं कि जो ये क्षेत्र होता है यहां पर जो जल के साथ जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, जल के साथ जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है और मिट्टी यहां इकट्ठी हो जाती है। ऐसे मिट्टी कोनों पर इकट्ठी होगी तो इसे कहते हैं गिरिपथ। गिरिपथ या पेडिमेंट। यानी कि हम कह सकते हैं पहाड़ी के निम्न भाग की भूमि को क्या कहा जाता है? गिरिपथ। पहाड़ी की निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? पहाड़ी की निम्न भूमि को कहा जाता है गिरिपथ। ये हो गया गिरिपथ या पेडिमेंट। यानी गिरि यानी कि पर्वत या पहाड़ी के पैरों में, तो ये गिरिपथ जहां पर मिट्टी आकर रुकती है, जहां पर मिट्टी आकर रुकती है। गिरिपथ या पहाड़ की निम्न भूमि जो होती है उसे गिरिपथ या पेडिमेंट कहा जाता है।
और जो सीधी खड़ी जो चट्टान होती है, ये जो सीधी खड़ी चट्टान होती है, इन्हें कहा जाता है इनसेल वर्ग। क्या कहा जाता है? इनसेल वर्ग। चट्टानी क्षेत्रों में जो सीधी खड़ी चट्टान होती है या आड़ी खड़ी जो चट्टान होती है, उसे क्या क्या कहा जाता है? इनसेल वर्ग। इनसेल वर्ग। उसके बाद बचा हमारा बजादा। बजादा की आकृति पंखाकार होती है। कैसी आकृति होती है? पंखाकार आकृति होती है बजादा की। और बजादा में जय यानी कि जल, जहां पर जिस चट्टानी इलाके में जहां आकर जल रुकता है, जैसे ये यहाँ पर तो मिट्टी जमा हो गई इधर, अब इनके बीच में ही तो ये जल आएगा, तो इसको कहते हैं, इस क्षेत्र को बजादा। क्या कहा जाता है? बजादा। क्या कहा जाता है? बजादा। जहां पर वर्षा का जल आकर समाप्त होता है, जहां पर वर्षा का जल आकर समाप्त होता है, उसे कहते हैं बजादा। और बजादा की आकृति कैसी होती है? पंखाकार। ये खड़ी सीधी चट्टान इनसेल वर्ग, जहां मिट्टी आकर रुकती है वो गिरिपद, और जहां पर जल आकर रुकता है उसे कहते हैं बजादा। अब प्रश्न पूछा जाता है कि इनसेल वर्ग और बजादा के मध्य में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? गिरिपद या पेडिमेंट। इनसेल वर्ग और बजादा के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? गिरिपद या पेडिमेंट। उसके बाद हम बात करेंगे खड़ीन के बारे में। खड़ीन, तो खड़ीन जो होती है, खड़ीन जल पद्धति है दो पहाड़ों के मध्य में पक्की दीवार बनाई जाती है। दो पहाड़ों के सहारे पक्की दीवार बनाई जाती है, और नीचे कच्चा क्षेत्र यानी कि एक मेड़ बनाई जाती है कच्ची। और यहाँ पर जो इन पर्वतों से आकर जो पानी आता है बरसात में, तो ये इस कच्ची जगह में होकर ये पानी रिस कर जहां जाता है, और जिस भूमि में ये पानी जाता है, यानी कि यहाँ से मतलब छनकर जो पानी अन्य क्षेत्रों में जाता है, और इससे जो उपजाऊ भूमि बनती है उसे कहा जाता है खड़ीन भूमि। क्या कहा जाता है? खड़ीन भूमि कहा जाता है। यानी कि पानी पहाड़ों पर दो पक्की दीवारें बनाई जाती हैं ये, और नीचे की तरफ इसे कच्चा रखा जाता है, जिससे ये बरसात का पानी रिस कर जिस क्षेत्र में जाता है, और यह सूखने के बाद जो भूमि बनती है वो कैसी भूमि कहलाती है? खड़ीन भूमि। और इस भूमि पर ही कृषि की जाती है। खड़ीन, क्या? खड़ीन कृषि की जाती है, और इस भूमि पर मोटे अनाजों की फसल उगाई जाती है। किसकी? मोटे अनाजों की क्या उगाई जाती है? फसल। मोटे अनाजों की फसल उगाई जाती है किस कृषि में? खड़ीन कृषि में। अगर बात करें खड़ीन कृषि की, तो खड़ीन कृषि की जो शुरुआत की थी वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। खड़ीन कृषि भी कहाँ की जाती है? जैसलमेर में। कहाँ पर की जाती है? जैसलमेर में। और टाका भी कहाँ बनाए जाते हैं? जैसलमेर में। पलाया भी कहाँ बनती है? तो जैसलमेर में। और ये जो बालसन क्षेत्र था, बालसन क्षेत्र के जो उदाहरण है वो है सांवर झील। हमारी जो सांवर झील है यह खारे पानी की झील है, और यह सांवर झील मरुस्थल क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरी हुई है, यानी पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। कौन सी झील? सांवर झील। प्रश्न पूछा जाता है बालसन झील का उदाहरण है, तो सांवर झील बालसन झील का उदाहरण है। उसके बाद बात करें शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में यानी कि चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र की बात करें, इसी को कहते हैं शेखावाटी। इसे शेखा ने बसाया था।
तो यहाँ पर जो कच्चे कुएं बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, कच्चे कुएं, इन्हें कहा जाता है जोहड़ या नाड़ा, जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। कच्चे कुओं को शेखावाटी में क्या कहा जाता है, जोहड़ या नाड़ा, और पक्के जो कुएं होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रकाश लाट, पैसे पक्का और पैसे प्रकाश लाट। उसके बाद अगर बात करें ढूंढाड़ क्षेत्र में जो कुएं बनाए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है बेरा। ढूंढाड़ क्षेत्र में कुओं को क्या कहा जाता है, बेरा। जबकि हमने एक बात और पढ़ी थी कि शेखावाटी क्षेत्र में चारागाह भूमि को या घास भूमि को बीड़ कहते थे और ढूंढाड़ क्षेत्र में कहते थे बीड़ा। इसी प्रकार शेखावाटी में कच्चे कुओं को जोहड़ या नाड़ा, पक्के कुओं को प्रकाश लाट, और जो ढूंढाड़ क्षेत्र है उसमें क्या कहा जाता है, बेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेरा। उसके बाद बात करते हैं तल्ली या पोखर, तल्ली या पोखर। तो जो ये है ये चट्टानी इलाकों में बनती है। कहाँ, चट्टानी इलाकों में यानी पहाड़ी इलाकों में जो वर्षा का पानी आकर छोटे छोटे गड्ढों में भर जाता है, छोटे छोटे गड्ढों में भर जाता है, गड्ढों में भर जाता है, और जिससे जो निर्माण होता है उसे कहते हैं तल्ली या पोखर। बरसात का पानी चट्टानी प्रदेशों में जो वर्षा का पानी आकर छोटे छोटे गड्ढों में भर जाता है उसे कहते हैं तल्ली या पोखर। और यह पानी जो होता है या जल होता है ये कैसा होता है, मीठा होता है। और जो मीठा होता है और जो जहां पर जल मीठा होता है, जो उसके नीचे की जो जमीन होगी उसे उपजाऊ भूमि कहेंगे। और जब गर्मियों में ये तल्ली या पोखर का जो पानी सूख जाता है और जो भूमि बचती है उसे कहा जाता है मरहो। क्या कहा जाता है, मरहो। यानी कि यह उपजाऊ भूमि कहलाती है, कौन सी, मरहो। तल्ली या पोखर के जल को सूख जाने के बाद जो भूमि का जो क्षेत्र रहता है उसे क्या कहा जाता है, मरहो कहा जाता है। तो ये बात थी जल संरक्षण की। तो आप देख सकते हो रेत के टीलों के बीच में जो अस्थायी झीलें बन जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पलाया। चट्टानी क्षेत्रों में चट्टानों के बीच में जो जल आकर जमा हो जाता है उसे कहते हैं बालसन झील। बालसन झील का उदाहरण है सावर झील। उसके बाद खड़ीन कृषि ऐसे की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में दो पक्की दीवारें बनाई जाती है पहाड़ों के समानांतर, और नीचे कच्ची दीवार बनाई जाती है जिससे पानी रिस रिस कर जिस क्षेत्र में जाता है और उस क्षेत्र में नमी जब सूख जाती है उस नमी के अर्थात उस नमी के द्वारा जो भूमि करते हैं उसे खड़ीन भूमि कहते हैं या खड़ीन कृषि कहते हैं। और यह पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी और यह जैसलमेर में की जाती है। उसके बाद इन चट्टानी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जो वर्षा का जल भर जाता है, ये जो खड़ी जो दीवार होती है, खड़ी जो चट्टान होती है उसे कहा जाता है इंसेलबर्ग। और इसके जो नीचे की भूमि होती है, निम्न भूमि, जहां पर मिट्टी आकर रुकती है, बरसात के पानी के साथ जो मिट्टी आती है उसका जहां जमाव होता है उसे कहते हैं गिरिपथ या पेडिमेंट। और उसके बाद यहाँ पर जहां जल आकर रुकता है, क्योंकि मिट्टी इधर है तो उसके बीच में जो जल आकर रुकेगा यहाँ और इन किनारों पर, इनको कहा जाता है बजादा। और बजादा की आकृति होती है पंखाकार। उसके बाद ये बात हुई। उसके बाद तल्ली या पोखर चट्टानी प्रदेशों में या पहाड़ी क्षेत्रों में जो जल आकर छोटे छोटे गड्ढों में भर जाता है उन्हें तल्ली या पोखर कहा जाता है। और जब तल्ली और पोखर का जो ये जल सूख जाता है तो जो भूमि होती है उसे कहते हैं मरहो। और यह तल्ली और पोखर का जल कैसा होता है, मीठा। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है, पक्के कुओं को प्रकाश लाट कहा जाता है, और ढूंढाड़ में कुओं को बेरा कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक कुओं का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद सर्वाधिक रेतीला जो जिला है वो जैसलमेर जिला है। सर्वाधिक रेतीला जिला कौन सा है, जैसलमेर।
तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे कुछ तथ्यों की जो उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में फेमस हैं। यानी कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की चटपटी बातें। तो हम बात करने वाले हैं लाठी सीरीज क्षेत्र की। एक कुबड़ पट्टी हमने नागौरी उच्च भूमि में बता ही दी। उसके बाद घासों के बारे में, जो घास पाई जाती है, एक सर्प पाया जाता है पीवना, इसके बारे में बात करनी है। उसके बाद राजस्थान का ताजमहल जो जसवंत थड़ा को कहा जाता है। उसके बाद मारवाड़ का लघु माउंट पीपलूद के बारे में हमने पढ़ ही लिया। एक चांदन नल को, भाड़ासाह जैन मंदिर, तो बात करते हैं सबसे पहले लाठी सीरीज क्षेत्र की। लाठी सीरीज क्षेत्र या भूगर्भिक जलपट्टी भी कहा जाता है। भूगर्भिक जलपट्टी ये क्या है? लाठी एक गांव का नाम है, वहां पर एक 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी एक जलीय पट्टी पाई जाती है, जिसको 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया था। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा यह जलीय पट्टी या भूगर्भिक जल पट्टी को ही लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। और इसी क्षेत्र के जो आसपास घास उगती है उसे कहते हैं सेवन घास। सेवन घास का स्थानीय भाषा में नाम है लीलोन। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? लीलोन कहा जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है लूसियूरस सिंडुकस। वैज्ञानिक नाम लूसियूरस सिंडिकोस। उसके बाद यह राजस्थान की सबसे लंबी घास है। राजस्थान की सबसे लंबी घास है। उसके बाद यह गोडावन की प्रजनन स्थली है। जो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, जिसे 1981 में 81 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। तो यह गोडावन जो है वो अंडे देता है सेवन घास पर। इसी कारण गोडावन की प्रजनन स्थली कहा जाता है। गोडावन की क्या कहा जाता है? प्रजनन स्थली कहा जाता है। उसके बाद बात करें, यहीं पर एक चांदन नलकूप लगा हुआ है। चांदन नलकूप, इसके बारे में कहा जाता है कि कुछ गहराई पर ही यहाँ पर पानी मिलता है, क्योंकि इसके अवशेष है, इसीलिए इसे थार का मीठे पानी का घड़ा कहा जाता है। थार का मीठे पानी का घड़ा। मीठे पानी का घड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को। और ये कहाँ है? जैसलमेर में। और जो ये लाठी सीरीज क्षेत्र है ये पोखरण से और मोहनगढ़ के मध्य फैली हुई है। पोखरण से मोहनगढ़ यानी पाकिस्तान की सीमा के सहारे सहारे फैली हुई है लाठी सीरीज। चांदन नल को थार का मीठे पानी का घड़ा कहा जाता है, क्योंकि इसमें मीठा पानी मिलता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो ये जलीय पट्टी है प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। उसके बाद काजरी और आपरी। काजरी और आपरी जो अनुसंधान है, काजरी आपरी अनुसंधान, यह जोधपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। जोधपुर जिले में। अब बात करें, काजरी का जो प्राचीन नाम था, पहले इसे आपरी के नाम से जाना जाता था,
और वर्तमान में इसका नाम क्या है, काजरी। यानी आफरी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाता है आफरी, काजरी आफरी का संबंध है तो जोधपुर जिले से आफरी की स्थापना कब हुई, तो 1952 में। और वर्तमान में क्या कहा जाता है, इसे काजरी कहा जाता है, और जिसकी स्थापना हुई थी 1959 में। यानी 1959 में इसका नाम क्या रखा गया था, काजरी। उसके बाद एक बात और बताऊं, काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा बिना सींग वाली बकरी यानी कि शेखावाटी बकरी की नस्ल तैयार की जा रही है। किसके द्वारा, काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये बात आपको यहाँ याद रखनी है। उसके बाद बात करें हम कुछ घासों के बारे में। सेवन घास के बारे में हम बात कर चुके हैं। दामन घास, यह उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में ही पाई जाती है, और दामन एक श्याम की प्रजाति भी होती है। लेकिन ये दामन जो घास है, इसमें उदयपुर क्षेत्र के लोग यानी आदिवासी इसे घाव भरने में सहायक मानते हैं। घाव भरने में या रक्त रोकने में किसका उपयोग करते हैं, तो दामन घास का उपयोग करते हैं। उसके बाद इनके अलावा राजस्थान में करड़, अंजन, बुर, मोतियो, सूंगनी, ये आदि प्रकार की घासें पाई जाती हैं। बुर, मोतियो और सूंगनी ये सुगंधित घास हैं राजस्थान की, और सूंगनी घास जैसलमेर में मिलती है। सेवन घास भी कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर, यानी कि ये अधिकांश घासें जैसलमेर जिले में पाई जाती हैं। बुर, मोतियो और सूंगनी ये राजस्थान की सुगंधित घास हैं। कैसी घास हैं, सुगंधित घास। उसके बाद आकलपुर फार्सल स्पार की बात करें, यह हमने हम्माद क्षेत्र में भी पढ़ा था और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में भी पढ़ा था। यहाँ पर जुरासिक काल के अवशेष पाए जाते हैं। किस काल के, जुरासिक काल के अवशेष पाए जाते हैं, यानी कि जुरासिक काल की चट्टानें पाई जाती हैं। और यहाँ पर किसके जीवाश्म मिले थे, लकड़ी के जीवाश्म 18 करोड़ वर्ष पूर्व के। किस काल के, जुरासिक काल के। उसके बाद बात करें, यहाँ पर पीवना सर्प पाया जाता है, और पीवना सर्प को किंग कोबरा या रसल्स वाइपर के नाम से जाना जाता है, और यह राजस्थान का सबसे जहरीला सर्प है। और इसकी एक खासियत है कि यह श्वास के द्वारा यानी हवा में यह जहर छोड़ता है, और जो मनुष्य जब श्वास के जरिए मतलब मनुष्य के शरीर में श्वास के जरिए इसका जहर प्रवाहित होता है, और तुरंत उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी पीवना सर्प हवा में जहर छोड़ता है, और जो मनुष्य श्वसन क्रिया करता है उसकी जहर समाहित हो जाता है तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पीवना सर्प भी कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर जिले में, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। जसवंत थड़ा, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल, जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल। जसवंत थड़ा कहाँ है, तो ये जोधपुर जिले में है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। चांदन नलकूप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद भाड़ासाह जैन मंदिर, भाड़ासाह जैन मंदिर है बीकानेर जिले में, और इसकी एक खास बात है कि जो भाड़ासाह जैन मंदिर है, जब इसका निर्माण हो रहा था तो पानी की कमी आ गई थी, इसलिए इसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया था। पानी की जगह घी का इस्तेमाल
किस मंदिर के निर्माण में किया गया था? तो भाड़ासाह जैन मंदिर, जो ये कहां पर स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और जसवंत जो थड़ा है, इसका निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ने जसवंत सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। जसवंत थड़ा महल है ये इसका, और इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जबकि राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है अवली मेनी के महल को, जो कोटा में है। अवली मेनी का महल, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, और इसका निर्माण जो करवाया था वो राव मुकुंद सिंह ने करवाया था। और राजस्थान का तीसरा ताजमहल शेखावाटी के महलों को कहा जाता है। शेखावाटी के महलों को कहा जाता है राजस्थान का तीसरा ताजमहल और राजस्थान का दूसरा हवा महल, और जिसका निर्माण करवाया था खेतड़ी शासक भूपाल सिंह ने। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो ये बात थी उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से। और घग्गर के मैदान में जो उपजाऊ भूमि पाई जाती है उसे बग्गी कहा जाता है। कुएं के तल को चोगी कहा जाता है। ये हमने आपको बता ही दिया था। घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाली। सर्वाधिक रेतीला जो जिला है वो जैसलमेर जिला है। सर्वाधिक व्यर्थ जो भूमि, जो बंजर भूमि पाई जाती है वो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। और व्यर्थ व बंजर, व्यर्थ व बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक राजसमंद जिले में। तो आपको ये बात याद रखनी है। ये कुछ तथ्य थे उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।